अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2021। मैं हूं आपकी होस्ट पलवशा सईद। आज हमारे साथ नोआ की एक बहुत ही स्पेशल स्टार नौशीन अख्तर मौजूद हैं, जिन्होंने 2021 के एग्ज़ाम को पास करके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है। नौशीन ने पाकिस्तान में 185 और KPK में 12th पोजीशन ली है। आइए नौशीन से उनकी उस जर्नी के बारे में और कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने फाइनली 2021 के एग्ज़ाम को पास किया, इतने अच्छे ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई, तो आप कैसा फील कर रही हैं? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी है कि जिसका इजहार भी नहीं किया जा सकता, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये इस मकाम तक पहुंचना, इतनी बड़ी एक जर्नी गुजार के आना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अल्लाह का साथ आपके साथ ना हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बेशक। नौशीन, हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, बेसिकली मैं जो हूँ एक पख्तून फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो KPK के ज़िला करक एक छोटे से कस्बे से है जिसका नाम अशकरी अली खेल है। लेकिन मेरी स्कूलिंग जो है वो इस्लामाबाद की है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही तालीम हासिल की है, FG गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स जो कि F72 वहाँ से हासिल किया। फिर वहीं से मैंने कॉलेज भी कंटिन्यू किया था। उसके बाद फिर मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था अपनी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और फिर मैंने वहीं से ही अपना MSc कंप्लीट किया है सेम डिग्री में। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंग्लिश लिटरेचर में मतलब आपका बैकग्राउंड डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में थी, तो इंग्लिश लिटरेचर ने तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प किया होगा CSS के एग्ज़ाम में, क्योंकि समझा जाता है कि CSS जो है वो एक एग्ज़ाम ही इंग्लिश का है। तो क्या मतलब आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी होगी, इसने हेल्प किया आपको? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हेल्प आउट तो ये करती है, क्योंकि मुझे ऐसे में स्पेशली इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। लेकिन फिर ये भी एक मिथ है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप CSS कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नॉर्मल इंग्लिश होती है लेकिन वो कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं मेरी तरह के भी जिनकी डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में होती है लेकिन फिर भी वो इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में जो है वो रह जाते हैं। सो येस, इस डिग्री ने मुझे हेल्प आउट बहुत किया है। लेकिन ये एक मिथ मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर आपकी इंग्लिश है तो तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि CSS के बारे में ये मिथ है कि भाई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आपने इस मिथ को खत्म किया है कि भाई इंग्लिश नहीं, आपका इंटेलेक्चुअल होना और नॉलेज होना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश होना ज़रूरी है उतनी जितनी आपकी जितनी नीड है उसकी। ये नहीं कि आप उसको सर पे सवार कर ले कि भाई बहुत अच्छी इंग्लिश हो, बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो तो तभी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और नौशीन मुझे ये बताइए कि आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया और सिबलिंग्स के बारे में बताइए मुझे, कितने बहन भाई हैं आप? जी, माशाल्लाह से हम लोग 6 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा। और मैं जो हूँ मैं 6 नंबर पे हूँ। मुझसे बड़े 1 बहन है और 4 भाई हैं, और मुझसे छोटे 2 भाई जो हैं। अच्छा, तो आपके अलावा और किसी को CSS की तरफ किसी का रुझान नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाकी सारे बहन भाई जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में ही बस हैं, और मैं पहली हूँ अपनी फैमिली में जिन्होंने CSS क्लियर किया। और CSP में सिर्फ फैमिली में नहीं, आई थिंक मैं अपने विलेज और तहसील में पहली लड़की हूँ जिन्होंने CSS का इम्तहान दिया और क्लियर किया और इस फील्ड की तरफ जब वो निकली हैं। तो कोई भी नहीं। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली, आपको कैसे ख्याल आया? मोटिवेशन आई थिंक मेरी बात से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। हम लोग अपने लिए तो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कोशिशें करते हैं उन लोगों के लिए जो हमसे जुड़े होते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं या जो हम पे मेहनत करते हैं। तो मेरी जो जर्नी है या मेरा जो CSS का एक पूरा आगाज़ और अख्ताम है वो मेरे वालिद साहब से, मोहतरम वालिद साहब से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद साहब को पढ़ने का बहुत शौक़ था, और उनका एक ड्रीम था, आप कहें कि उनके सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के अच्छी जगह पे जो है पहुंच जाएं। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए। गांव से निकल के आना, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल के आना, फिर बच्चों को ले के आना, पढ़ाना, फिर इतने सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना, क्योंकि हम पहली फैमिली थे अपने गांव में जो कि बाहर निकल के ऐसे पढ़ने के लिए गए थे। एंड देन मेरे अब्बू को था, हम 2 बहनें थीं, उनका एक ख्वाब था कि जो उनकी 2 बेटियाँ हैं वो हमारे ज़िले की पहली बच्चियाँ बने, जो कुछ ऐसा करें जो कभी किसी ने ना किया हो। तो फिर वहीं से शुरू हुआ। फिर अब्बू के जाने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं वो बात मेरे माइंड में रह गई कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू जब बचपन में मुझे जब सोई होती थी स्कूल के लिए सुबह उठाते थे तो हमेशा वो एक गाना गाते थे कि नौशीन अख्तर चलो दफ्तर लिखो चिट्ठी पढ़ो अफसर। तो वो कहीं ना कहीं था कि मैंने करना है, मुझे वो अफसर बनना है जो मेरे अब्बू ख्वाब देखा करते थे। तो फिर कर लिया। ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। यस, आई होप सो, इंशाल्लाह। मतलब उनको अब लग रहा होगा कि नौशीन जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो दफ्तर पहुंच गई है, अफसर बन गई हैं।
यस बिल्कुल। अच्छा नौशीन, सीएसएस की तरफ आते हैं, मोटिवेशन आपको मिली, अपने फादर का आपका ख्वाब था जो आपने फाइनली उसको अचीव किया। यस तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी एलोकेशन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई, तो थर्ड अटेम्प्ट थी आपकी। यस बिल्कुल। तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताइए। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़ और पश्तो, ये सब्जेक्ट्स थे मेरे का कॉम्बिनेशन था। और आपका हाईएस्ट स्कोर किस में है? इन सब में से आई थिंक हाईएस्ट मेरा आईआर में गया है, 119 है। जेंडर स्टडीज में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा है। यूएस हिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआर के बारे में। आईआर में भी बहुत सारी मतलब लोग, आपने बल्कि आईआर के साथ इंटरनेशनल लॉ लिया। बहुत से लोग होते हैं जो पोल साइंस के साथ जो है पब्लिक एड लेते हैं और आईआर के साथ जो है वो लेते हैं। तो ये जो हम सब्जेक्ट्स को इस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कि भी ओवरलैप करें सब्जेक्ट्स आपस में, तो ये हेल्प आउट करता है आपको? हेल्प आउट करता है। अच्छा मेरा क्राइटेरिया मैं आपको अगर बताऊं तो था कि हम, जैसे मैं इंग्लिश की फील्ड से आ रही हूं, तो हम मेरे जैसे और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि जब वो सीएसएस की तरफ आते हैं तो उनके पास इतनी ऑप्शंस ही नहीं होती कि आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में आप चूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा ये था कि मैं ऐसे सब्जेक्ट उठाऊं जिनमें मेरा कोई ना कोई बैकग्राउंड है, जिनको मैंने थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी एमएस की डिग्री में जो मेरा थीसिस था वो रेफ्यूजीज़ के ऊपर था, तो उसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी था। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को और साथ में इंटरनेशनल लॉ जो है इनको चूज़ किया था। जेंडर स्टडीज़ मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हम लोग अपनी लिटरेचर की डिग्री में थेरीज़ को पढ़ते हैं, उसमें फेमिनिज्म की एक थेरी होती है, तो मैंने उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, तो इसलिए मुझे उसका भी एक बैकग्राउंड था। हाँ, यूएस हिस्ट्री और पश्तो जो थे वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे, तो उसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया रखा था कि मैं इसका सिलेबस देखूं कि इसका सिलेबस कितना है और इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, और जितनी भी एस्पायरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ करें, उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जिनका आप थोड़ी बहुत भी नो हाउ है, जिसको आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं है तो सेकंड आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएं जिनका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। अगर वो भी नहीं है तो थर्ड आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करें जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है ना छोटा है या थोड़ा इजी है, क्योंकि आपको कवर अप करने में फिर आसानी हो जाती है। और फिर आपकी वाली बात कि वो ओवरलैप भी कर जाते हैं, तो वो भी हेल्प आउट हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उतनी नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े तो ऑटोमेटिकली आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ओवरलैपिंग की वजह से ना आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती फिर। बिल्कुल। और स्पेशली मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी वो एस्से के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक तो आपने फर्स्ट अपनी जो अटेम्प्ट थी उसमें 75 लिए एस्से में, और सेकेंड अटेम्प्ट में आपके 62 हैं। तो मतलब थर्ड अटेम्प्ट में आपने फाइनली क्वालिफाई तो किया माशाल्लाह से, लेकिन जो एस्से में इतना अच्छा स्कोर आपने जो हाईएस्ट स्कोर लिया वो कैसे लिया? अच्छा, इसका मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच टू माय डिग्री कि वो मुझे इसने एज दिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपनी तीनों अटेम्प्ट्स में एब्स्ट्रैक्ट ऐसे चूज़ किया था। आई थिंक वो कोई भी नहीं करता, सब लोग डरते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे चूज़ करने में, क्योंकि फर्स्ट समझ नहीं आती, फिर उनको ये नहीं पता हमको कनेक्ट कैसे करें। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही होती थी कि मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को चूज़ करूँ, क्योंकि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आई नो हाउ टू कनेक्ट इट टू द वर्ल्ड, और फिर उसको किस तरह से लेके चलना है, तो वो था। तो पहला तो ये था। सेकंड मैं एस्पायरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपका ना जो आउटलाइन होती है वो बहुत मैटर करती है, तो आपने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आउटलाइन जो है वो बनानी होती है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है ना वो आउटलाइन से होता है और आपके इंट्रोडक्शन से होता है। तो आप जितनी अच्छी अपनी आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं, आप इवन कि आपको जो एग्जाम्पल्स वहाँ पे आ रही हैं, आप अपनी आउटलाइन में एग्जाम्पल्स भी लिख दें, आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर ले, आइडियाज़ और सब आइडियाज़ में, और फिर आप अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा बनाएं। इंट्रोडक्शन भी एक मिथ है कि हम जो हैं सब स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं जो हूँ मैं अपना ऐसे हमेशा अपने पर्सनल इंस्टेंस से स्टार्ट करती थी। इस साल भी मैंने जो अपना ऐसे लिखा था वो मैंने अपने फादर की कोट से लिखा था। अच्छा। कि बचपन में वो ऐसे कहा करते थे, एंड देन आई बिल्ट इट। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल इंस्टेंसेस हैं, कोई सिचुएशंस हैं, कोई एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको कोट करें, वहाँ से स्टार्ट लें। आप बेसिक आपका पर्पस होता है कि आप उसको कनेक्ट करें, उसको कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड की तरफ लेके आएँ। एंड आई थिंक सोसाइटी क्या इंसानों से बनी हुई है ना, तो अगर हम चीज़ों को कनेक्ट करना चाहें तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू इच अदर, तो हम बड़े आराम से उसको लेके चल सकते हैं। फिर आई थिंक इंट्रोडक्शन के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप आर्ग्यूमेंट्स जो अपने बना रहे हैं वो बहुत अच्छे बनाएं, उसको बैकअप करें अच्छी एग्जांपल्स के साथ, अच्छी
कोर्स के साथ, तो ये हेल्प आउट करता है बहुत ज़्यादा ऐसे। ठीक है, तो हम स्पेशली मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे का क्या था। आपने कुछ टिप्स हमारे देखने वालों को दी हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैराग्राफ्स हैं उनका लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, बहुत कोहेरेंस होना चाहिए आपस में। तो इन सब चीज़ों को आपने देखते हुए जो है वो हर दफ़ा अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लिखा। अच्छा, आपकी थर्ड अटेम्प्ट थी, तो ये जो एक लंबा टाइम पीरियड होता है इसमें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? बस बात अपने आप को अपने मोटिवेटेड रखना ही होता है हर हाल में, क्योंकि दुनिया तो बहुत सारी बातें करती है, लोग भी बहुत सारा कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं आपको अपना पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, अपनी वीकनेस क्या, आपकी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आपने काम करना होता है। तो मैं जो थी, मैंने बिल्कुल ही घर नहीं बैठ गई, मैंने बिल्कुल ये नहीं हुआ कि मैं इसको सारा टाइम दे दूँ। मैं साथ साथ अपना थीसिस भी कर रही थी, मैं साथ साथ अपनी एक और डिग्री है बीएड की वो भी कर रही थी, और जॉब भी मैं कर रही थी। टाइम कैसे मैनेज किया? बस सब मतलब 2020 में ऐसा था कि मेरी एमएस की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, फिर जो मैं बीएड की डिग्री करी थी वो भी कंप्लीट हो गई, मेरा थीसिस भी हो गया। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि अब मैं अटेम्प्ट दे दूँ, क्योंकि मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी। पर उसके साथ भी मैंने 5-6 जो महीने मैंने तैयारी की, लेकिन मैंने ऐसे टोटली घर बैठ के नहीं तैयारी की। मैं साथ यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही थी। अच्छा। हाँ जी, विजिटिंग फैकल्टी में हूँ मैं, तो मैं वहाँ भी जाती थी, वहाँ पढ़ाती थी, साथ साथ में ये तैयारी भी कर रही थी। तो आई थिंक मुझे उसमें काफ़ी हेल्प आउट हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, कि जब मैं बाहर जाती थी, स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, लोगों से मिलती थी, डिफरेंट टीचर्स के साथ डिस्कशंस होती थी, तो वो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हो, तो आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन अदरवाइज आप बहुत प्रेशराइज हो जाते हो कि बस मैंने करना है। मतलब अगर आप ज़्यादा घर में रहते हैं, मतलब पढ़ाई तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रेशर आप ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। और मुझे नौशीन, आप हमारे देखने वालों को भी अपनी नोट्स टेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले डिटेल नोट्स बनाते हैं, बाद में एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं। आपने अपने नोट्स कैसे बनाए? अच्छा, मैंने दोनों किए थे। मैंने डिटेल नोट्स भी बनाए थे, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। फर्स्ट ये था कि मैं टॉपिक वाइज प्रिपेयर करती थी, और मैं अपने आप को ना किसी बुक पे लिमिट नहीं कर देती थी। मैंने अगर टॉपिक प्रिपेयर करना है तो मैं बुक्स भी पढ़ती थी, मैं उसमें जर्नल आर्टिकल्स जो होते हैं मैं वो भी पढ़ती थी, और अगर मुझे कोई अच्छी वेबसाइट से कुछ मिल रहा है मैं वो भी पढ़ती थी। उन सबको एक्यूमुलेट करके मैं एक टॉपिक के ऊपर नोट जो है वो बनाती थी। पहले मैंने सारे नोट्स जो हैं वो बनाए, और उसके बाद जब मेरा रिविजन का फेज़ आया था ना, जब मैं उनको रिवाइज़ कर रही थी, तो मैं तब ये करती थी कि मेरे जो मेन पॉइंट्स होते थे उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखती जाती थी, तो वो मेरा रिवाइज भी हो जाता। और मेरी एक आदत है कि मैं लिखती हूँ चीज़ों को, मैं जितना लिखती हूँ मुझे उतना ही वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो पढ़ते हुए मैं उनके बुलेट पॉइंट्स बना लेती थी, और जब फाइनल एग्जाम आता था तो फिर मुझे दोबारा से उन नोट्स को खोलना नहीं पड़ता था, बल्कि वही बुलेट पॉइंट्स होते थे मेरे सामने होते थे, मैं उन्हीं को पढ़ के जो है चली जाती थी। तो इट्स अप टू यू, आपके लिए जो चीज़ें जैसे वर्कआउट करती हैं। लॉन्ग नोट्स करने हैं उससे करें, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उससे करें, लेकिन नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इन द फाइनल पेपर, इन द रिविजन। ठीक है। और नौशीन, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इवैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है? राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सीएसएस में है ही सारी राइटिंग, आप अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कराते हैं वो आप पे है। तो आई थिंक जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इवैल्यूएशन साथ इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि लिखना कैसे है, तो वहाँ इवैल्यूएशन का काम आता है। तो आप जिससे भी चेक करवा सकें कि वो आपको सही तरीके से गाइड कर ले कि आपने जो नोट्स बनाए हैं या आपने जो ऐसे अटैम्प्ट किया या कोई आंसर अटैम्प्ट किया वो क्या सही है या वो क्या नहीं है, तो वो इवैल्यूएशन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो आपने अपनी इवैल्यूएशन कराई थी एसए की भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी? नहीं, मैंने नहीं करवाई थी, क्योंकि अच्छा। हाँ, मुझे था कि मुझे अपना पता था, मैं राइटिंग में अच्छी थी। ठीक है। तो अगेन वही डिग्री की बात है, आपको अपनी वीकनेसेस, मुझे अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ्स का पता था। ठीक है। तो मैंने इवैल्यूएशन ऐसे किसी से करवाई नहीं थी, मैं खुद ही करती थी। अच्छा, तो अब रिटर्न के बारे में और एक दो चीज़ें मैं आपसे और पूछूंगी रिटर्न के हवाले से स्पेशली। एक तो ये कि कंटेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। एफपीएससी की कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, कुछ वेबसाइट दी गई होती हैं, कुछ और आजकल मार्केट्स में बुक्स आ जाती हैं जिसमें सारा सिलेबस कवर हुआ होता है। तो आपके नज़दीक सबसे ऑथेंटिक क्या रिसोर्स है जिससे आपको अपना कंटेंट तैयार करना चाहिए? अच्छा, मैं फिर वही कहूँगी कि हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए किसी एक सोर्स पे, कि अगर किसी ने कहा है कि ये बुक अच्छी है तो मैं वो बुक ले लूँ, मैं पूरा सब्जेक्ट उससे प्रिपेयर करूँ, तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है। आप अपने आप को स्टैंड आउट इसी तरह करवा सकते हो जितना अच्छा आपका मटेरियल होता है। तो मैं 2-3 सोर्सेज पढ़ती थी। मैं आर्टिकल जर्नल्स हमेशा पढ़ती थी, क्योंकि आर्टिकल जर्नल्स जो लिखते हैं वो उसके ऊपर पहले इतनी रिसर्च के बाद लिखे जाते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, उसमें राइटर्स जो हैं हमारे पास, स्कॉलर्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आप वो पढ़ें, प्लस आप बुक्स पढ़ें, प्लस मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वेबसाइट्स को
पढ़ना गलत होता है, मैं कहती हूँ कि हेल्प आउट करता है। तो आप जिधर से भी आपको मिले, जैसा भी डाटा मिले, लेकिन अच्छा डाटा आप उठाएं, तो आप इन तीनों सोर्सेज को मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको होता है कि नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं होती, तो फिर आप किसी एक बुक की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे आप। और साथ अब अपनी फैक्ट बुक बनाती रही थी हर सब्जेक्ट की कि नहीं बनाई थी वो? नहीं, वो मैं करती थी। अच्छा, हमारे देखने वालों को क्या टिप्स देंगी आप, स्पेशली रिटन एग्जाम के हवाले से? अच्छा, रिटन एस्पायरेंट्स को तो सबसे पहले मैं मोटिवेटेड करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोई CSS की ठान लेता है मैंने करनी है, तो फिर वो मेहनत तो करता ही है। हर कोई मेहनत करता है, दुनिया में ऐसा कोई एस्पायरेंट या कोई इंसान नहीं होगा जो मेहनत नहीं करता। लेकिन अल्लाह के हाथ में भी कुछ होता है कि वो आपको कब नवाजता है, कब किसको किस टाइम देता है, वो उस पे है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और फिर दुआएं लें, जितनी ज़्यादा दुआएं आप ले सकते हैं, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे आपकी दुआएं ही काम आनी है। और फिर कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने भी कुछ करना है आपके साथ। तो और मैं साथ ये भी कहूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे नोट्स बनाएं, अपने आप को डिफरेंट स्टैंड आउट करवाएं। अगर किसी ने कहा ऐसे करो तो आप पीछे चल पड़ें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें, और वही है जो आपको स्टैंडर्ड कराएगा। अच्छा, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। Yes. आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपका इंटरव्यू में क्या स्कोर था? 170। अच्छा स्कोर किया आपने इंटरव्यू में भी। Yes. तो इंटरव्यू में मुझे इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स बताइए कि मतलब रिटर्न में जिस तरह से बहुत सारी CSS के बारे में मिथ्स होती हैं, ऐसे इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बड़े जो स्केरी पार्ट होता है, ये भी एक और एक बला है, और इस तरह के सवाल पूछते हैं, ऐसा पैनल होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपको डराने के लिए बैठे होते हैं या आपको प्रेशराइज करने के लिए बैठे होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा था कि जब मैं गई तो मुझे तो बहुत हेल्प आउट कर रहे थे। मुझे तो अगर मैं कोई गलत आंसर दे रही थी तो मुझे एक्सप्रेशन से भी बता रहे थे कि यूँ करके कुछ ना कुछ करके मुझे हिंट दे रहे थे कि ये सही नहीं है या आप दोबारा से आंसर चेंज कर लें। इंटरव्यू के दौरान 2-3 मौके ऐसे भी आए थे जिसमें मैं भी हंस पड़ी थी और बाकी जो मेरे साथ पैनल चारों के चारों जो हैं वो हंस पड़े थे, कह के लगा के हंस पड़े थे। तो कोई इंटरेस्टिंग बात कोई ऐसी जो आपको याद आ रही हो? हाँ, एक जैसे हुआ था कि वो मुझसे बार बार ना पूछ रहे थे रशियन उसके बारे में ना, तो आई डोंट नो प्यूटिन मेरे माइंड में, हाँ जब भी वो पूछते मैं प्यूटिन बोल रही थी। सडनली मैंने जब उन्होंने मुझसे चौथी बार पूछा मैंने दोबारा बोला कि प्यूटिन, तो फिर आई सेड आई डोंट नो व्हाई पुटिन इज कमिंग इनटू माय माइंड। तो एवरीबॉडी लाफ्ड, यस वी कैन सी दैट कि यू आर स्टक विद पुटिन ना। तो आई सेड यस सर ना। एक ये इंस्टेंस हुआ था, फिर एक और भी बहुत सारे हुए थे मेरे साथ ऐसे। तो मुझे तो लगा कि वो बहुत हेल्पफुल लोग हैं, वो आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे अच्छा करें। बट एक है कि आपने वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, आप जैसे हो। और सबसे बड़ी बात कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। रिटन में तो आपको पता है मैं ये तैयार करके जाऊँ तो शायद आ सकते हैं। रिटन इंटरव्यू में तो आपको दुनिया से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप दुनिया की हर चीज़ के बारे में नॉलेज आपको हो। तो आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना कवर अप कर सकते हैं, उतना कवर करके जाएं। और वहाँ पे रोबोट नहीं बनना, ये दैट इज़ द थिंग। आपकी जो पर्सनालिटी आप वहाँ पे उनको बताएं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको भी पता है कि ये प्रिटेंड कर रहा है या ये सही से ये क्या करे। तो आप जैसे हो आप कहें, और ये भी नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो बस कुछ हो गया, कुछ नहीं है, बोल दें कि आई डोंट नो, इट्स ओके, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो ये है। अच्छा नौशीन, आपका नोआ से ताल्लुक़ कब बना, कितना टाइम हुआ आपको नोआ में, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नोआ के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है फॉर्मली तो स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ से कवर किया था और सर फरीद से मैंने करंट अफेयर किया था, लेकिन प्रॉपर्ली मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से नहीं पढ़े थे। ठीक है। तो जो मेरा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप हुआ वो था जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया। तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। सारे टीचर्स यहाँ पे जितने भी हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। आप उनके पास जाएं, वो दे आर ऑलवेज अवेलेबल, कि मतलब अगर आप उनको कहें कि मुझे प्रॉब्लम है तो वो आप फ़ौरन आप उसको हल करने में मदद करेंगे। कोई चेक इवैल्यूएशन करवानी है तो वो करेंगे। तो इट फील्स लाइक अ फैमिली, जैसे आप लोग कहते हैं कि नोआ इज़ अ फैमिली। तो येस, देयर इज़ नो डाउट कि नोआ इज़ अ फैमिली। आपको यहाँ पे आके इतना अपनापन फील होता है कि इवन जो एस्पायरेंट्स यहाँ पे आते हैं वो भी इतने अच्छे और हेल्पफुल होते हैं। मुझे स्पेशली यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, बहुत अच्छे कोलीग्स मिले हैं। तो मैं कहना चाहूँगी यस, नोआ इज़ अ फैमिली। आप मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिए कि नोआ इज़ लाइक अ फैमिली। थैंक यू वेरी मच नौशीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन मिली। और आगे आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आप जाएँ आगे से, और जैसे अभी छा गई हैं आगे जाके भी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।
जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी नौशीन अख्तर, जिन्होंने CSS 2021 के इम्तिहान को पास करके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है। नौशीन ने KP में 12th पोजीशन ली है और पाकिस्तान में 185। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।